काम मत करिए। और वही काम आप लोग कर रहे हैं कि मेरे भाई साहब क्या करते हैं, सोचते हैं कि रातों रात हमें अंग्रेजी आ जाए, रातों रात कोई सिखा दे, कोई 1 मिनट में सिखा दे, कोई 5 मिनट में अंग्रेजी हमें बोलना सिखा दे। और यूट्यूब पर ऐसे तमाम चैनल भी हैं जो आपको कहेंगे आजा तुम्हें 10 मिनट में या 15 मिनट में तुम्हें टेंस सिखा देंगे। क्या सिखा देते हैं? 15 मिनट में बबुआ टेंस सिखा देगा। क्या सिखा देगा? तो उसी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 15 मिनट में सिखा देगा आपको। 15 मिनट में क्या हो, आज तक समझते हैं टेंस नहीं समझ, तुम 15 मिनट में समझा देगा। अभी बताओ, इतने बड़े हो गए आप लोग हैं, आपको अभी टेंस समझ में आया क्या टेंस क्या होता है, कैसे लगाया जाता है? अगर आता तो टेंस से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे? इसका कारण क्या है? हो जाएगा मेरे दोस्त, आप समझ नहीं पाएंगे कि अंग्रेजी में कहना क्या चाहते हैं लोग। नहीं तो अंग्रेजी आज भी पढ़ोगे और ऐसे पढ़ते रहोगे, लेकिन अंग्रेजी समझ में आने वाला नहीं है। अंग्रेजी का ये रूल कॉन्सेप्ट कहता है कि अंग्रेजी को अगर समझे नहीं है, अगर याद किए हैं, तो फिर हमेशा फंसोगे, हर मोड़ पर फंसोगे, कोई सेंटेंस जाहिर नहीं कर पाओगे, बस रटा रटाया हुआ शब्द जो जानते बस वही लिख पाओगे, अलग से नई फाउंडेशन नहीं बना पाओगे आप। आज इंग्लिश का जैसे शुरुआत किया जा रहा है, रिवीजन चल रहा है, पूरा क्लास अपने जो होल चैप्टर अभी तक पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन है। तो रिवीजन हुआ तो इंग्लिश आज के युग में जरूरत बन गई है। जरूरत बन गई है कि नहीं, पहले ये बताओ क्यों जरूरत बन गई है? क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर इंग्लिश ना लिखा हुआ मिले मेरे भाई साहब। आप बैठ जाइए दोस्त, आप अगर कोई शर्ट भी खरीद रहे हैं, कोई कुछ भी खरीद रहे हैं, कॉपी खरीद रहे हैं, तो मेरे भाई साहब मेरे दोस्त अपने कॉपी पर देख लेना, आपको 90% लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में। किस में लिखा हुआ मिलेगा? लेकिन अगर वह चिप्स, कुरकुरे, पार्ले जी, टॉफी सॉफी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं मेरे दोस्त, उस पर देख लीजिए क्या मजाल आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, या पूरी प्रॉपर्टी किस में लिखा हुआ मिलेगा? जरा बताइए, इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। सही समझ में आ रहा है? कोई भी दवा खरीदिए मेरे दोस्त, दवा में लगभग 1% बस हिंदी में लिखा रहता है, उस टैबलेट का नाम, नहीं तो वो भी नहीं लिखा रहता है। 1% इंग्लिश का योगदान है मेरे भाई साहब। किसी भी दवा के कंपनी पे जाकर छोड़ देखना क्या लिखा रहता है, हिंदी लिखा रहता है कि इंग्लिश लिखा रहता है? तो आज के मुताबिक के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, इस युग के मुताबिक के अनुसार। पहले युग में भैया साहब हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता था, इंग्लिश का कोई वैलिडिटी नहीं होता था, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के युग में यह क्या हो गया है मेरे दोस्त, हिंदी अगर नहीं पढ़ते तो भी आपका काम चल जाएगा, हिंदी से इतना मैग्नेटी नहीं रखता है, बस आप बोल रहे हो, बस इतना बहुत है, ठीक है ना? लेकिन आपको सीखना पड़ेगा मेरे भाई साहब, क्योंकि इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आपकी जरूरत नहीं हो पाएगी। तो जरूरत के मुताबिक आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है ना, जिंदगी जीना है तो जरूरत के मुताबिक जिए, जिंदगी जीना है तो जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। क्योंकि जरूरत फकीरों के भी पूरे हो जाते हैं, पर ख्वाहिशें बादशाहों के भी पूरे नहीं होते हैं, ख्वाहिशें बादशाहों के भी पूरे नहीं होते हैं। तो जरूरत के अनुसार। तो आइए दोस्तों, अगर अंग्रेजी की बात करें, नीड के अनुसार इसे हमें पढ़ाई करना है। किसके अनुसार? पहले ये बताओ, जरूरत के अनुसार। किसके अनुसार मेरे दोस्त? जरूरत के अनुसार अंग्रेजी को पढ़ना है, तब जाके आपकी जरूरत होगी, क्योंकि जरूरत फकीरों के भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना? ख्वाहिशें तो बादशाहों के भी पूरे नहीं होते हैं। इस बात को समझते हुए चलना है। जरूरत 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 है तभी तो हम ये काम कर रहे हैं। और जरूरत में करेंगे इंग्लिश में सबसे पहला काम, क्योंकि इंग्लिश जो शुरुआत हुआ है वो अपना अल्फाबेट से चालू होता है। जिस बच्चे को पढ़ाया जाता है, शुरुआत का बाल पोथी उठाइए, उस बाल पोथी में लिखा हुआ मिलेगा अल्फाबेट्स। क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई साहब? जो अंग्रेजी का शुरुआत होता है, अंग्रेजी के और अंदर नहीं जा रहे हैं, आपका जो बाल पोथी वहाँ 1 से प्रारंभ जो UKG LKG आप देखते हैं, उस कॉपी पर लिखा रहता है अल्फाबेट। लिखा रहता है नहीं मेरे भाई साहब? हम वहां से बात कर रहे हैं और उसके अंदर नहीं जा रहे, ठीक है ना? तो अगर वहां से बात करें तो मेरे भाई साहब कोई भी अगर लैंग्वेज होगा, अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट का नाम तो सुने ही होंगे दोस्त। अल्फाबेट बोले या अल्फाबेट से बोलेंगे, ये बताइए पहले आप लोग। अल्फाबेट से बोलते ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, अल्फाबेट बोलते ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। दोनों का मतलब अलग अलग है मेरे दोस्त, सही है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फाबेट क्या होता है, तो किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, कोनो भी लैंग्वेज अगर है तो उसमें कितने अल्फाबेट होंगे मेरे भाई साहब? एक अल्फाबेट। बोलो कितने अल्फाबेट? अब अल्फाबेट होता क्या है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में हम लोग चले, हिंदी में चल रहे होंगे तो हिंदी में आपको बता दिया जाएगा, इधर भी अभी नोटिस दे देंगे। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं टोटल कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने?
अच्छा, अल्फाबेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, तो मतलब अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ लेटर या लेटर्स, लेटर या लेटर्स, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर जो यानी कि अक्षरों का समूह होगा। किसका मेरे भाई साहब? अक्षरों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं। और कितने अल्फाबेट मेरे दोस्त इंग्लिश में होते हैं? एक होते हैं। और कितने लेटर होते हैं मेरे दोस्त? तो लेटर की अगर बात करें तो इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 26 लेटर होते हैं। ध्यान रखना है, अल्फाबेट्स नहीं लिखना है। अल्फाबेट्स लिखते हैं दैट मीन्स लैंग्वेज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अल्फाबेट से बोलते ही आपके मन में सवाल जाना चाहिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलते ही दैट मीन्स मेनी लैंग्वेज, मेनी, अल्फाबेट से बोलते ही दोस्तों आपके मन में सवाल एक उठना चाहिए कि मतलब ये लग रहा है कई भाषाओं की बात किया जा रहा है। कितने भाषाओं की भाई साहब? कई भाषाओं का जिक्र किया जा रहा है। इसे अल्फाबेट से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फाबेट से बोलते हैं। और अल्फाबेट बोलते ही किसी भी लैंग्वेज में केवल और केवल एक अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट्स नहीं बोलना है, ठीक है ना? और हिंदी में अल्फाबेट्स की बात करें तो दोस्तों, अल्फाबेट की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं दोस्तों? हिंदी में बात करें टोटल जो अल्फाबेट होते हैं जिसे हम हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं। क्या भाई हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या बताओ कितनी है? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो यहाँ पर आइए भाई साहब, टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और ये 26 लेटर होते क्या है मेरे दोस्त? अगर आपसे पूछा जाए लेटर होता क्या है तो जवाब क्या निकल कर आएगा आपके यहाँ से? सर ये जो लेटर होता है ये साउंड है, ये कुछ और नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ये लेटर क्या होता है तो जवाब आपके यहाँ से आना चाहिए सर ये एक साउंड है। क्या है मेरे दोस्त? जो हम ये बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेटर ये क्या दे रहा है अपने आप में? एक साउंड दे रहा है। साउंड का रिप्रेजेंटेशन ही लेटर कहलाता है। और लेटर क्या कहलाता है? दैट मीन्स साउंड। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज नोन एज लेटर। द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। मतलब कहने का यही समझाने का तात्पर्य है कि जो साउंड का लिखित रूप होता है दोस्त वही क्या कहलाता है? मतलब हम जो बोल रहे हैं उसी को अगर लिखित रूप में लिख देते हैं तो वह कहलाता है लेटर। सही बात है? चले आगे छोड़ के। बहुत अच्छा। तो यहाँ साउंड जो होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार से होते हैं, सभी को पता है। जो ये साउंड होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वोवेल साउंड होता है। कौन कौन से साउंड होते हैं? एक होता है वोवेल साउंड। वोवेल साउंड कौन सा साउंड दोस्तों? एक होता है वोवेल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट। यहाँ ध्यान से चलना है, लिखवाओगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसको समझते चलना है। एक वोवेल साउंड होता है, दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? अब आपको पता होना चाहिए वोवेल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। वोवेल साउंड कौन से साउंड होते हैं? जो वोकल कार्ड से निकल कर आते हैं। वोवेल साउंड किसको कहा जाता है भाई साहब? जो साउंड वोकल कार्ड से निकल कर, वोकल कार्ड समझते हैं? ये ग्राह नली जो है यहाँ से जो निकल कर आए, यहाँ से जो शब्द निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल साउंड। उसे कौन सा साउंड कहते हैं? वोकल साउंड। लेकिन ऐसे साउंड जो अपना टीथ का सहारा ले, लिप का सहारा ले और माउथ का सहारा ले और अपर और डाउन जो जीभ के अंदर ऊपर उसे तलवा बोलते हैं ना, उसका माध्यम अगर लेता है। जैसे अगर हम बोले डी, जिसके पास अगर तलवा ना हो तो फिर बोल पाएगा डी। जरा देखिए डी कैसे बोल रहे हैं, चेक करिए डी। डी कहाँ जा रहा है? वो जीभ लड़ रहा है। कहाँ लड़ रहा है? बी बोलिए। जिसके पास अगर लिप ना हो तो बोल पाएगा सी। जरा सी बोलने के लिए अगर नीचे वाला ना हो तो फिर डी बोल सकते हैं। अगर हम ए बोलना है तो ए तो बोल सकते ए, किसी का सहारा कहां से निकल रहा है? ई। मतलब ये शब्द है जो यहां से निकल कर आए आराम से, किसी का सहारा नहीं। उसे हम लोग वावेल साउंड। और ऐसे साउंड जिसका जीभ ना हो तो फिर वह डी बोल पाएगा, बी बोल पाएगा, बॉय बोल पाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्या होता है वोवेल साउंड और क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड। आपको पता होगा इनकी तादाद कितनी, इनकी तादाद टोटल अगर साउंड की तादाद बोले तो 44 होता है मेरे दोस्त। कितना होता है?
अब कई लोग इसमें गड़बड़ हो जाएंगे, सर यहाँ 26 था। मेरे दोस्त, यही 24 को 26 में कंबाइन कर दिया जाता है। अगर हम वॉवेल साउंड की बात करें, कितने होते हैं टोटल? 20। इसकी तादाद कितना होता है दोस्तों? इसकी तादाद अगर बात करें 20 होता है, जबकि इसकी तादाद कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। इसकी तादाद कितना होता है? कॉन्सोनेंट साउंड की तादाद, देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं, लेटर नहीं बोल रहे हैं। अगर यहाँ लेटर की अब बात करें कि लेटर कितने होते हैं टोटल, तो दो प्रकार से भी होते हैं। एक होता है वॉवेल लेटर, यहाँ होता है वॉवेल लेटर्स। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो वॉवेल लेटर, ठीक है ना। और दूसरा होता है दोस्तों कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं कितने होते हैं? 21। और इसकी तादाद जो होती है दोस्तों 5। ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइएगा आप, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं अंग्रेजी का जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है दोस्तों वर्ड्स। क्या है मेरे दोस्त? वर्ड्स है। क्या है मेरे दोस्त? पहला पॉइंट था अल्फाबेट, दूसरा पॉइंट था वर्ड। पहला पॉइंट क्या है अंग्रेजी का? मुख्य गुण बताइए कौन सा है? तो सबसे पहले जो कमांड करना है वो अल्फाबेट पर कमांड करना है, प्रोनाउंसिएशन। क्या मेरे भाई साहब? अगर प्रोनाउंसिएशन ही गड़बड़ हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तो जैसा लगेगा कि आप अंग्रेजी में जान नहीं डाल पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो शुरुआती कर रहे हैं हम लोग, और जितने भी शब्द होते हैं गलत से ही बोलने का प्रयास करिए, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया सीखना है। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर पा रहे हो तो आपकी अंग्रेजी बूस्ट नहीं हो पाएगी। तो अंग्रेजी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर कौन आएगा मेरे दोस्त? वर्ड पर काम करना पड़ेगा। वर्ड कितने होते हैं समझ में आया? अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में एक होते हैं, लेकिन ये होता क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड्स की अगर बात करें तो वर्ड्स कितने होते हैं टोटल? अंग्रेजी में दोस्तों 8 वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं अंग्रेजी में टोटल? कितने वर्ड्स होते हैं? कितने वर्ड्स होते हैं? कितने वर्ड्स होते हैं? 8 वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से बता सकते हैं? कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो जितने भी बात करना है अंग्रेजी में, जो वर्ड्स आप देखते हैं, एक एक वर्ड के ऊपर सबसे पहले उसको विधिवत तरीके से समझना है। अगर विधिवत तरीके से नहीं समझ पाओगे तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। आप समझ नहीं पाएंगे कि अंग्रेजी में कहना क्या चाहते हैं लोग। नहीं तो अंग्रेजी आज भी पढ़ोगे और ऐसे पढ़ते रहोगे, लेकिन अंग्रेजी समझ में आने वाला नहीं है। अंग्रेजी का ये रूल कॉन्सेप्ट कहता है कि अंग्रेजी को अगर समझे नहीं है, अगर याद किए हैं, तो फिर हमेशा फंसोगे, हर मोड़ पर फंसोगे, कोई सेंटेंस जाहिर नहीं कर पाओगे। बस रटा रटाया हुआ शब्द जो जानते बस वही लिख पाओगे, अलग से नई फाउंडेशन नहीं बना पाओगे आप। तो फाउंडेशन बनाना है तो बेस पर काम करना पड़ेगा। तो जो अंग्रेजी हम लोगों का चल रहा था ये एकदम बिल्कुल फाउंडेशन बेस्ड पे चल रहा था कि ताकि हम लोगों का बेस मजबूत हो जाए एकदम से। और हम आपके लिए ये नहीं बोले थे कि हम 12 का पढ़ा रहे हैं, कि 10 का पढ़ा रहे हैं, कि 11 का पढ़ा रहे हैं, कि एसएससी का पढ़ा रहे हैं, कि एसएससी सीपीओ का पढ़ा रहे हैं, कि बैंक पीओ का पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं बताया था ना। मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये किसी भी एग्जाम के लिए है, ना 10वीं होगा, ना 11वीं होगा, ना 12वीं होगा। एक बार परीक्षा में बैठिए, औकात दिखा देगा ये। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ज्ञानता नहीं है, बुद्धि नहीं खुल पा रहा है। इसीलिए बोला गया है ज्ञानता सबसे बड़ी ताकत होती है। ज्ञानता सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन अज्ञानता सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है मेरे भाई साहब। ज्ञानता सबसे बड़ी ताकत होती है और अज्ञानता सबसे बड़ी कमजोरी होता है। तो अपनी अज्ञानता की ओर ले जाइए। आप लोग क्या है कि ज्ञानता जिधर दिया जाता है वहां तो अच्छा वो लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर लगाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है। और दिमाग जहाँ खर्च होता है तो वहाँ अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि उसमें अपने दिमाग को फोर्स करना पड़ता है। और दिमाग जहाँ फोर्स करना पड़ता है वहीं हमारा विकास होता है मेरे दोस्त। विकास करने के लिए हमेशा अपने दिमाग को क्या करना पड़ेगा? फोर्स करना पड़ेगा। तो 8 वर्ड होते हैं अंग्रेजी में। कितने वर्ड होते हैं? 8 वर्ड। 8 वर्ड के बाद आपको पता है कि फ्रेज आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? फ्रेज आता है। क्या आता है दोस्त? फ्रेज। अगर हम फ्रेज बता रहे हैं तो क्या फ्रेज बता के निकल जाएंगे क्या कि ये फ्रेज होता है? ऐसा फ्रेज का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से फ्रेज होते हैं। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। तो क्या 8 वर्ड होता है तो क्या 8 फ्रेज भी बनेगा कि नहीं बनेगा? नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, कंजंक्शन फ्रेज, इंटरजेक्शन फ्रेज। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज भी बनेंगे। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के क्या बनेंगे? फ्रेज भी बनेंगे। सही समझ में आ रहा है? अगर चौथे पॉइंट की बात करें, अपने पास 4 ही मेन गुण होते ही है अंग्रेजी के। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। पहला अल्फाबेट, दूसरा वर्ड्स, तीसरा फ्रेज, और दोस्तों अगला क्या है? क्लाउज। क्लाउज की अगर बात करें दोस्तों,
तो क्लाउज टोटल होते कितने हैं? 3 होते हैं, टोटल 3 होते हैं, लेकिन असलियत में 2 होते हैं मेरे दोस्त। क्लाउज की बात करें तो क्लाउज अब आप पढ़ ही लिए हैं, अब फिर भी यहां जवाब नहीं दे पा रहे। क्लाउज 2 होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो होता है वो 3 काम करता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज 3 काम करता है, नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज 3 काम करता है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे। क्लाउज मुख्य रूप से 2 होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। लेकिन क्लाउज का जो काम होता है, कौन से क्लाउज का? सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो होता है वो 3 काम करता है, या तो यह नाउन का काम करेगा, या तो यह एडजेक्टिव का काम करेगा, या तो यह एडवर्ब का काम करेगा। तो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों काम अलग अलग हैं। क्या समझ में आया? तो इसके बाद अगर ये 4 वर्डों के ऊपर आप कमांड कर लेते हैं, जैसे जैसे आपको ये सीखते चले जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक सेंटेंस बनाना शुरू आ जाएगा। आप ऑटोमेटिक सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद इतना सीखने के बाद आपका क्या मजाल है कि आपको सेंटेंस बनाने न आए, इसके बाद तुरंत आएगा मेरे दोस्त सेंटेंस। क्या आएगा आपके पास? इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपके पास सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है ये 5, इसका मतलब क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, और इसका मतलब वाक्य। अब यह उपवाक्य है, मतलब अभी सेंटेंस किया, अभी जो हम बात बोल रहे हैं अभी अधूरी बात है। समझ में आ रहा है ना? यहां तक अभी जो बात बोला गया अभी अधूरी बात है, लेकिन जैसे ये बोलते ही पूरी बात पक्की हो गई। कैसी बात हो गई? पक्की बात हो गई, मतलब पूरा जाहिर किया गया बात। इसमें पूरी बात शामिल है, इसमें पूरी बात शामिल नहीं है। इसमें कुछ बात किया गया, थोड़े से पॉइंट की तरफ बात किया गया है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। क्या होता है? फ्रेज। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना पाया जाता हो उसे हम फ्रेज कहते हैं क्लाउज। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता हो। सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक अदर वर्ड। अगर एक अदर वर्ड जोड़ देते हैं तो वह कहलाएगा। प्रत्येक सेंटेंस क्या बन सकता है? क्लाउज बन सकता है, लेकिन प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं बन सकता है। चलो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक आप जानते हैं। अब चलते हैं, अपनी जो बात शुरुआत होना चाहिए वो लेटर से होना चाहिए। तो यहां तो अल्फाबेट का कहानी तो बता ही दिया गया ना। अल्फाबेट तो समझ में आया, तो बात कहां से शुरू होना चाहिए? वर्ड्स से। 8 वर्ड्स जो होता है, 8 वर्ड के ऊपर कमांड कर जाएंगे, आपको अंग्रेजी एकदम आसान लगना शुरू हो जाएगा। पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, लेकिन पता नहीं चल रहा है अंग्रेजी हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक आप नीड के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, जरूरत के अनुसार तब नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगा, चाहे कोई भी पढ़ा ले मेरे दोस्त। नहीं तो ऐसा रट्टा मारता रह जाओगे, वर्ड मीनिंग खाली याद करोगे। वर्ड मीनिंग याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसका जरूरत क्या है, कैसे सीखा जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें याद करना पड़ता है कि समझना पड़ता है, और समझना पड़ता है तो किस आधार पे समझना पड़ता है। अगर हम बोल रहे एक मकान रातों रात तैयार खड़ा हो गया और दूसरी मकान मेरे भाई साहब वो 4 महीना लग गया, तो मेरे भाई साहब बताओ कि कौन सी मकान मेरे भाई साहब मजबूत रहेगा? जो 4 महीने में बना होगा, तो उसका जो फाउंडेशन होगा, उसका फाउंडेशन भी तो नीचे कहाँ लेकर जाना पड़ा होगा? नीचे। तो अभी तो 4 महीना लगा समय ना। और जो एक दिन में खड़ा हो गया, तैयार हो गया, तब रातों रात बन के तैयार हो गया। अर्थक्वेक आने पर क्या होगा? सितारा की तरह ऐसे लहराएगा, और ज्यादा आ गया अर्थक्वेक तब ऐसे कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो वाला काम मत करिए। और वही काम आप लोग कर रहे हैं कि मेरे भाई साहब क्या करते हैं, सोचते हैं कि रातों रात हमें अंग्रेजी आ जाए, रातों रात कोई सिखा दे, कोई 1 मिनट में सिखा दे, कोई 5 मिनट में अंग्रेजी हमें बोलना सिखा दे। और YouTube पर ऐसे तमाम चैनल भी हैं जो आपको कहेंगे आजा तुम्हें 10 मिनट में या 15 मिनट में तुम्हें टेंस सिखा देंगे। क्या सिखा देते हैं? 15 मिनट में बबुआ टेंस सिखा देगा। क्या सिखा देगा? तो उसी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 15 मिनट में सिखा देगा आपको। 15 मिनट में क्या हो, आज तक समझते हैं टेंस नहीं समझ, तुम 15 मिनट में समझा देगा। अभी बताओ, इतने बड़े हो गए आप लोग हैं, आपको अभी टेंस समझ में आया क्या? टेंस क्या होता है, कैसे लगाया जाता है? अगर आता तो टेंस से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? इसका कारण क्या है? मतलब हुआ सब बना के 15 मिनट में सिखा देंगे, 10 मिनट में सिखा देंगे, कोई 5 मिनट में सिखा देगा। तमाम प्रकार का देख रहे हैं, सब अपना अपना बना के क्या कर रहे हैं, मतलब 15 मिनट में डालेगा तो वहाँ उसका क्या लगा, लोगो लगा है, वो अट्रैक्टिव पॉइंट लिखा गया, बात सही लिखा गया है। अब उसमें आप जाएंगे, उसको क्लिक करते ही अरे साला 15 मिनट सिखा नहीं पाए, दूसरे दिन दूसरा खोलते हैं, दूसरा लिखेगा 5 मिनट में, अरे 15 मिनट नहीं समझाया था, चलते हैं 5 मिनट वाले को क्लिक करते हैं, 5 मिनट वाले को फिर से देखते हैं, फिर साला नहीं आया अंग्रेजी बोलने। कहाँ से अंग्रेजी आएगा 15 मिनट में? मतलब फंक्शन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं।
तो अंग्रेजी दो चीजों पर बोलता है आपको काम करने के लिए। अगर दो चीजों पर अगर आप काम करते हैं तो आपके हाथों में एकदम ऐसे हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे दबा के चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपके ऊपर हावी हो सकता है। पहले बोले थे कि अंग्रेजी जो काम करता है या तो काम करता है मेरे दोस्त फंक्शन के ऊपर। पहला काम इसका क्या है? फंक्शन। किसके ऊपर काम करता है? ये दोस्तों फंक्शन के ऊपर काम करता है। फंक्शन का मतलब कार्य है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति का जो कार्य होता है उसी कार्य के अनुसार उसका पहचान भी बनता है। अगर कार्य सही नहीं है तो उसका पहचान नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त, है ना। लेकिन हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं सीधा डिफिनेशन के चक्कर में रहते हैं। बस क्या रहते हैं? डिफिनेशन। डिफिनेशन बनाया कहाँ जाता है मेरे दोस्त? डिफिनेशन उसी व्यक्ति के आधार से, गुण से बनाया जाता है। अगर उस व्यक्ति का वैसा काम नहीं रहेगा तो उसका पहचान हुआ नहीं मिल पाएगा, दूसरा मिलेगा जैसा उसका काम। लावारिस है तो लावारिस क्यों बोल रहे हैं? पहचान क्यों लावारिस में दे रहे हैं? मतलब वैसा वो काम कर रहा है। किसी व्यक्ति को लावारिस ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो वैसा काम नहीं कर रहा है। तो काम के अनुसार वर्डों को पहचान दिया जाता है, तो काम को समझना पड़ेगा। तो अंग्रेजी का सबसे पहला पॉइंट बताओ कौन सा हुआ है जो हमें काम करना है? वो फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर अगर आप काम करते हैं, और फंक्शन का कब काम समझाएगा आपको, मतलब उसमें कैसी कैसी क्रियाएं हो रही है उस क्रिया को समझो और डिफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई साहब? डिफिनेशन। तो फंक्शन का मतलब होता है कार्य। क्या होता है मेरे दोस्त? अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट क्यों कहला रहे हैं? आप स्टूडेंट होने का एक ही लक्षण है कि आप कॉपी किताब लेकर इसमें पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने का जब काम करोगे तो आपको स्टूडेंट बोला जाएगा, और पढ़ाई नहीं करो तो फिर स्टूडेंट कहलाओगे। जब तक विद्यालय में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि आप स्टूडेंट नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन आप वही खेत में काम कर रहे हैं, कोई बंदा आके बोले भैया साहब अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट बोलेगा कि कुछ और बोलेगा वहां पे? ये बताइए, ए लड़के इधर आ या ए स्टूडेंट इधर आ, ऐसे बोलेगा कुछ दूसरा नाम से। लेकिन अगर स्कूल में है तो स्कूल में वहां आपका काम क्या है? पढ़ने का उद्देश्य है कि दूसरा कुछ है? पढ़ने के लिए है ना। अगर आप कुछ बढ़ई का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर, तो आपको कारपेंटर क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि आप वैसा काम कर रहे हैं मेरे भाई साहब। कोई आदमी गाड़ी चला, उसको ड्राइवर क्यों बोल रहे हैं? ड्राइवर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चालक है। क्या चला रहा है? उसमें गाड़ी चला रहा है, तब इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? ड्राइवर। अब मास्टर साहब को मास्टर साहब क्यों बोला जाएगा? हर आदमी को तो मास्टर साहब नहीं बोला जा सकता है। मास्टर साहब बोला जा सकता है जिसके में वो लीन होगा। मास्टर तो बुला सकते हैं, टेलर हो भी सकता है, कोई भी मास्टर हो सकता है, लेकिन मास्टरी तो किसी भी में हासिल किया जा सकता है ना भाई साहब। एक गुण के कारण मास्टरी नहीं बोला जाता कि वो काली आदमी पढ़ाए तो उसे मास्टर बोला जाए। मास्टर मतलब कोई भी अगर काम कर लेता है और उसमें अपॉर्चुनिटी, मतलब उसके अंदर तमाम गुण अगर हासिल हो जाता है उस काम में जो वो करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं। उसका मतलब ज्ञाता हो जाता है तब, ठीक है ना। उसका जानकारी काफी अच्छा हो जाता है तो उसे हम लोग मास्टर के नाम से जानते हैं। तो उसका काम बताओ कैसे पहचान मिला? फंक्शन से। जो उसका पहचान दिया मास्टर बोला, तो किसके हिसाब से? हमें कहा मास्टर लोग बुला रहे हैं, तो मास्टर बुलाने का क्या कारण है? कहीं कि हम पढ़ाते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो पढ़ाने की वजह से ये पता चला कि लोगों को पता चला धीरे धीरे कि ये सर पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, सर बोल रहे हैं। तो सर बुलाने का पहचान कैसे मिला दोस्तों? एक ही कारण है कि कार्य के अनुसार। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। तो किसी भी व्यक्ति का अगर कुछ भी अगर लफड़ा होगा तो मेरे दोस्त सबसे पहला काम होगा कि उसमें कार्य देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? और दूसरा अगर देखना पड़ेगा तो इसके अनुसार बनेगा आइडेंटिटी। क्या बनेगा? आइडेंटिटी बनेगा मेरे दोस्त। क्या बनेगा? जल्दी बताओ। आइडेंटिटी। अगर आपके पास फंक्शन आ गया तो उसका क्या बन जाएगा? तुरंत आइडेंटिटी। पोस्टमैन, पोस्टमैन क्यों बुला रहे? क्योंकि पोस्टमैन का काम कर रहा है। पोस्टमैन तभी बुला रहे हैं ना। तो उसका काम क्या है? लेटर को ले जाना, उसका काम है वो। और काम के अनुसार क्या बोला गया? पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब पहचान। नहीं समझ में आया? तो इसी दो सिद्धांत पर हम लोग काम करेंगे। तो पहला कौन सा काम रहेगा भाई साहब? फंक्शन। लेकिन क्या होता है ना, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम के बाद आगे जाते जाते सब भूल जाते हैं। काम कहाँ करना है? फंक्शन पे करना है कि बस रट्टा मारना है? तो कुछ लड़के क्या करना शुरू कर देते हैं? रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। अब रहने दीजिए, हो गया है कल्याण। शुरुआत में ही बोले थे कि जितना भी फंक्शन पढ़ाएंगे टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा। और क्या किया? पूरा अंग्रेजी समाप्त हो जाएगा, वो हिंदी नहीं लगाएंगे। सही समझ में आ रहा है ना? हाँ, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ाई करना है। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह, तब जाके बातें समझ में आएगा क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। तो शुरुआत अपना पहला वर्ड शुरुआत कर देना चाहिए। आज इतने पर अगर एक वर्ड लगा देते हैं तो बाकी कल से शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज शुरुआत हो जाना चाहिए। अपना पहला वर्ड बताइए कौन सा होता है? चलिए भाई, पहला वर्ड दोस्तों अपने पास जो है वह है नाउन।
शुरुआत अपना जो होता है पहला सीढ़ी कहाँ से है दोस्तों? कहते हैं अगर पहला सीढ़ी अगर आसान हो जाए तो बाकी सीढ़ियां भी आसान हो जाती है। पहला सीढ़ी चढ़ना ही क्या होता है दोस्तों? बड़ी कठिनाई होती है। पहला सीढ़ी अगर शुरुआत कर दिया आपने तो समझो कि आगे वाली सीढ़ी अपने आप क्या होते जाएंगे? ढाकते जाएंगे। तो आइए, पहली जो सीढ़ी है दोस्तों वह है नाउन। और सबसे पहला काम है कि जो अपने पास नाउन शब्द लिखा गया है ये अंग्रेजी का वर्ड नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उसमें ग्रीक शब्द, जो ग्रीक शब्द होते हैं ये ग्रीक शब्द और लैटिन शब्द जो होते हैं मेरे दोस्त, यह अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जो कमांड हुआ है वह 60% जो हुआ है मेरे दोस्त ग्रीक और लैटिन शब्द है। अंग्रेजी को द्वारा ये देखिएगा नहीं है, अंग्रेजी को द्वारा जो बनाया गया है और केवल कितने शब्द हैं? 40% जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? ग्रीक और लैटिन। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई साहब? क्योंकि पहले जो यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो आप शायद इन लोगों का नाम सिकंदर उकंदर का नाम सुने होंगे, इन लोगों का कहानी शायद इतिहास भी पढ़े होंगे। तो राज किसका चलता था? सिकंदर। किन लोगों का राज चलता था? सिकंदर लोगों का। यहाँ पे आक्रमण किए थे यूरोप में, जानते हैं कि नहीं? तो उन लोगों का ही हुकूमत चलता था, जो वो लोग करते थे वही आपको करना पड़ता था। सही है ना? तो उन्हीं के शब्दों का आज यही जिक्र किया गया, उन्हीं के शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अंग्रेजी के शब्दों का कितना जिक्र किया गया है? केवल और केवल 40%। तो आइए, इसमें अगर अंग्रेजी में पूछा जाए बार बार आपसे कि भैया जो अंग्रेजी हम पढ़ते हैं उसमें कितने % अंग्रेजी के शब्द होते हैं और कितने % अदर शब्द होते हैं, तो आपसे बोलना पड़ेगा आपको कि जो हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं उसमें 60% ग्रीक और लैटिन शब्द है, बाकी बचा हुआ इंग्लिश के शब्द है। ठीक है ना? तो बताओ नाउन कौन सा शब्द है? दिस इज द लैटिन शब्द। कैसा शब्द है मेरे दोस्त? ये लैटिन शब्द है और नाउन का मतलब होता है इंग्लिश में नेम। इसको इंग्लिश में हम लोग नेम जानते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग इसे नेम बुलाते हैं, लेकिन ग्रीक लैटिन शब्द में इसे क्या बुलाते हैं? नाउन शब्द बुलाते हैं। तो इसी को समझना है अंग्रेजी में, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? अंग्रेजी। क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में इसे डाउनलोड करेंगे ना भाई साहब? डाउनलोड किस में है अभी तक? ग्रीक में है। अंग्रेजी जो पढ़ रहे हो ग्रीक शब्दों में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, भैया ये अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाए पूरा अपना डाउनलोड। ठीक है ना? तभी तो नेम लिखा है यहाँ पे अच्छे से। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ पे नाउन लिखा गया तो नाउन का मतलब अगर क्या समझ में आएगा? कोई पूछेगा तो दुनिया में कुछ भी अगर आपको दिखाई दे रहा, कुछ भी अगर चारों तरफ कुछ भी दिखाई दे रहा, चाहे करोड़ों यहाँ नाम होंगे, है ना भाई साहब? कुछ भी दिखाई दे रहा उसका कुछ तो नाम रखा जाएगा मेरे भाई साहब। जैसे आप अपने शरीर का कोई भी पार्ट देख लीजिए, उसका नाम रखा गया होगा, और नाम रखा गया तो वो क्या कहलाएगा? आप अगल बगल इर्द गिर्द जो सब चीज देख रहे हैं, इसका जो नाम रखा जाएगा सब क्या है? दुनिया का कोई भी कुछ भी चीज दिखाई दे या ना दिखाई दे, जो नाम रखा गया सब क्या कहलाएगा? क्या नाउन चैप्टर आसान है कि नहीं है? तो नाउन चैप्टर आसान है, ये नाम ही है नेम का। नाउन का मतलब नेम है। तो आपसे पूछा जाए क्या होता है नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आसान है कठिन है? तो यहाँ तक आसान है, सब लोग पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। लेकिन हम आपको पहले बोले थे कि जो हमें काम करना है वो फंक्शन के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? फंक्शन के ऊपर काम करो। नहीं करोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक तो सब लोग पढ़ा देते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन शुरू कर देते हैं, ये हमें नहीं समझना है। टाइप्स ऑफ नाउन तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ये सब काम करते चले आए, लेकिन ये समझना है इस नाउन का काम क्या होगा। इसको 3 काम मिला है, ये नाउन को 3 काम मिला है। या तो ये काम करेगा मेरे दोस्त, इसका फंक्शन देखिए, इसका जो फंक्शन ट्रीटमेंट होता है, इसका जो फंक्शन किया काम जो होता है, ये जो फंक्शन काम करता है मेरे दोस्त, इसका 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कौन कौन सा होता है मेरे दोस्त? एक तो काम करेगा, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा मेरे दोस्त। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। अगला जो काम करेगा मेरे दोस्त वह होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और तीसरा जो काम करेगा मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जो अगला काम करेगा वह कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट का जो काम है, जो अपने पास नाउन है दोस्तों, नाउन का जो फंक्शन है 3 तरीके से होता है। एक सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। यही काम करवाना है।
और इन्हीं से समझना है। और कई लोग डिफिनेशन ये गलत देते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं मेरे दोस्त? कहते हैं जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में अगर बात किया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। वी टॉक अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट। इसमें और कुछ नहीं लिखना है मेरे दोस्त, सही समझ में आ रहा है ना? तो सब्जेक्ट अगर आप लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको बातें समझ में आना चाहिए। सब बातें यहाँ से जाहिर होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहते हैं किसे है? जिसके बारे में हम लोग, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन और एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन और एडजेक्टिव। या तो यह नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो दो ही शब्द इसमें जाहिर किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा तो आपको पता है कि नाउन का ये वाला काम हो सकता है और ये वाला काम होगा, तो ये दो काम करेगा अगर इसमें नाउन होगा तो। और एडजेक्टिव होगा तो आएगा मेरे भैया सब इनके लिए आएगा। चलिए, सब्जेक्ट का जो काम होता है आपको पता है, सब्जेक्ट का फंक्शन जो सब्जेक्ट किसके लिए आता है सबको पता है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब किसके लिए आता है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो ये सब्जेक्ट आता है किसके लिए आता है? तभी आप ये कहानी पढ़े होंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ये कहानी आप पढ़े होंगे बहुत पहले से। तो पढ़े क्यों है, इसका कारण बताइए ना मेरे पास, यहाँ पे जवाब दीजिए उसका कारण क्या है। कारण मात्र कहीं निकल कर आएगा कि यह जो सब्जेक्ट आता है केवल और केवल वर्ब के लिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सही समझ में आ रहा है मेरे दोस्त कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ओपन द डोर हम बोलते कहेंगे सब्जेक्ट नहीं है, क्या करें सर, सब्जेक्ट बिना कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। यू ओपन द डोर बोला जाता है। अरे किसको बोल रहे हैं? दूसरे को ना बोल रहे हैं। तो यू ओपन द डोर आपको पता है किससे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? यू ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। अब कहेंगे सर इसमें इसको तो नहीं लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता, लेकिन बात किससे कर रहे हो? सामने उसी से कर रहे हो, तो बात इसी से क्या मतलब यू हाइड होता है, रहता है, लेकिन इसे क्या किया जाता है? अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट कहता है, ये दुनिया जानती है, इसे आप छिपा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो काम हो जाए छोटे से तो आपको उसी से लिखना है, लेकिन होता है जरूर यहाँ पे। तो बताओ ये क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो ये वाला क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे पता चल रहा है दुनिया का कोई भी वर्ब लिखा जाता है सदैव प्लूरल रूप में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लेकिन अब उसे आप सिंगुलर बना सकते हैं, आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, कई फॉर्म उसके आप बना सकते हैं। लेकिन कोई भी वर्ब बनाया जाता है शुरुआत में जो जनरल रूप में बनाया जाता है वो किस रूप में बनाया जाता है? और आप भी जो वर्ड मीनिंग देखते हैं वो किस में लिखा जाता है? जो वर्ब लिखे जाते हैं प्लूरल रूप में ही लिखे जाते हैं। सही समझ में आ रहा है? जो आप वर्ड मीनिंग लिखा हुआ कॉपी में देखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं तो जो लिख दिया जाता है प्ले हो गया, प्ले क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? रन बताओ क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जितने भी वर्ब आप देखते हैं सब किस में लिखे जाते हैं? प्लूरल रूप में लिखे जाते हैं। सही है? चले आगे। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। तो हम आपको समझा रहे हैं कि सब्जेक्ट आता किसके लिए है, जरा बताइए। ये वर्ब के लिए आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो तरीका का होता है भाई। ऑब्जेक्ट एक तरीका का नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ लिखा, इसलिए देखो यहाँ कितने रेखा कटे हुए हैं? दो रेखा। कितने रेखा भाई साहब? दो रेखाएं कटे हुए हैं। और कौन कौन से भाई साहब? एक तो ऑब्जेक्ट बनेगा किसके लिए मेरे भाई साहब? ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव। और यहाँ तो कोई चाहे वो ट्रांजिटिव हो चाहे वो इंट्रांजिटिव हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो आगे अगर चल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। वर्ब मुख्यतः कितने प्रकार के? कौन कौन से होते हैं? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और हेल्पिंग। और फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। सही है ना? तो अगर ये ऑब्जेक्ट आता तो किसके लिए केवल और केवल आएगा फाइनाइट वर्ब में?
केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब, और बाकी वर्ब के लिए नहीं आ रहा है। सही है ना? तो यह किसके लिए आएगा जरा बताना ऑब्जेक्ट आप लोग? ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। और दूसरा स्थान कहाँ है ऑब्जेक्ट का? प्रीपोजिशन के बाद है। पढ़ाते वक्त समझाया जाता है हर चीजें, इसीलिए। तो जरा बताइए किसके बाद आएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। एक तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा मेरे दोस्त। किसके बाद आएगा? प्रीपोजिशन के बाद। जितना पढ़ाएंगे ना उतना रस निकलता जाएगा ऑटोमेटिक। जितनी बार पढ़ाएंगे उतने ज्यादा क्या निकलता जाएगा? हर बार चेंज रहेगा, लेकिन फंक्शन पे ही काम करेंगे हम, और दूसरा नहीं। लेकिन फंक्शन पे काम करेंगे ना, रस निकाल के। कैसे? जितनी बार पेरेंगे उतने रस निकलेगा। वो कभी पेरे हैं? पेरे हैं कि नहीं? खोइया पेरे हैं? वो कि पेरे है ना कर्नल? एक बार डाल के अगर निकाल दिया तो फिर रस तो जो निकला वो तो निकला। क्या दोबारा मोड़ के डालेंगे? नहीं निकलेगा। ये जादू कहाँ देखेंगे? रोड पर जो गार्ड कर रस देता है वो देखिए 4 बार डालता है कि अभी रसवा होगा इसमें। वो सही इंसान है। ऐसे इंसान मिल जाए तो उसका खोइया सही बना देते हैं। कुछ नहीं, जाओ अब तुम खोइया के लायक ही हो। अब तुम लोग क्या करते हो? एक बार पेड़ के निकाल देते हो। इतना समय है नहीं, जाने दीजिए। भंडार है ना, और उसके पास भंडार नहीं, वो खरीद कर ला रहा है। आप कौन सा खरीद रहे हैं? इसलिए बोला घर की मुरई साग बरोबर। साग बरोबर रहता है भाई। भंडार आपके पास है, ऊख का खेत है ना, और उसके पास कौन सा ऊख का खेत हो तो खरीद के ला रहा है, तब बेच रहा है। चलिए आगे, चले आगे। तो जरा बताना अब लोग, ऑब्जेक्ट कितनी जगह आता है? 2 जगह। कहाँ मेरे भाई साहब? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ। और दूसरा दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इसके बाद आता है इसका सबसे बड़ा। और ये बनता क्या क्या? जो कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे दोस्त, या तो ये नाउन बनेगा या तो यह एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? या तो यह नाउन बनेगा या तो यह क्या बनेगा? एडजेक्टिव। इसका 2 ही काम है। ये है जो कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो यह नाउन बनेगा या तो यह एडजेक्टिव बनेगा। तो एडजेक्टिव का भी प्लूरल तो होता नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और लिंकिंग वर्ब प्लूरल है, लिंकिंग वर्ब भी क्या है? तो आगे जो कॉम्प्लीमेंट आएगा अगर वो नाउन होगा तब प्लूरल होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा तो कोई प्लूरल नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम बोले यू आर गुड। अब यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? यू आर गुड सिंगुलर नहीं कहा जा सकता है। कैसे कहेंगे? आगे एडजेक्टिव लगा है, आगे एडजेक्टिव लगा है। अगर हम बोले यू आर अ लीडर, अब यहां से समझ में आ रहा है यू क्या है? सिंगुलर है। यू आर लीडर्स, अब बताओ ये क्या है? अब ये प्लूरल हो गया। कैसे डिफाइन हो रहा है मेरे भाई साहब? डिफाइन हो रहा है आगे और पीछे। जैसी संगति वैसा उसका व्यवहार। संगति से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर बन रहा है कि प्लूरल बन रहा है। संगति अगर बुरा हो जाएगा तो समझो कि वो बुरा बन जाएगा, संगति अच्छा है तो समझो वो क्या बन जाएगा? अच्छा बन जाएगा। तो अपने पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे दोस्त, या तो यह नाउन होगा या तो यह मेरे दोस्त एडजेक्टिव होगा। सही समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, यहाँ ये जो सदैव आएगा लिंकिंग वर्ब के बाद, तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट आता है दोस्तों ये लिंकिंग वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब क्या होगा दोस्तों? लिंकिंग वर्ब होगा। और दूसरा इसके बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा मेरे दोस्त? अच्छा, ये जो कॉम्प्लीमेंट आता है किसके लिए आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। किसके लिए आता है? ये सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, कॉम्प्लीमेंट प्लूरल। क्या समझ में आ रहा है? किसके ऊपर डिफाइन होता है कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहां पे लिख दे हम ये भी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। किसके लिए मेरे दोस्त? तो बात को समझिए, जाहिर करिए क्या समझाया जा रहा है, क्या बात किया जा रहा है। यहां से बातें समझ में आना चाहिए। अब आपसे पूछा गया तो जो मेन वर्ब होते हैं या वर्ब जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और हेल्पिंग वर्ब।
जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब होता है, ये 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से मेरे दोस्त? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद नो ऑब्जेक्ट। सही है? और लिंकिंग वर्ब, यही लिंकिंग वर्ब की बात किया जा रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट या तो वह क्या होगा, नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। सही बात है ना? अगर यहीं पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम लोग, नाउन तो पढ़ रहे हैं, नाउन जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे थोड़ा प्रोनाउन भी ऐड कर लेना मेरे दोस्त। क्या ऐड कर लेना? क्योंकि आप लोगों को पता है क्रोसिन पहले आया था, उसके बाद पैरासीटामॉल पहले आया, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन है? नाउन का सब्स्टिट्यूएंट क्या है? प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाए वह क्या कहलाएगा? तो क्रोसिन के स्थान पर जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए, दूसरा यूज किया जाएगा, वह कहलाएगा पैरासीटामॉल। अब लग रहा क्रोसिन भी जान गए और पैरासीटामॉल भी जान गए, मतलब दोनों का काम एक है। देखो क्रोसिन लेके घूम रहा है माल है अच्छा, पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल लेकर घूम रहे हैं। तो पैरासीटामॉल है क्या? दैट इज प्रोनाउन। क्या है? क्या है? और क्रोसिन क्या है? या तो ठीक है, यहां तक समझ में आया है। तो जहां हम नाउन बोलेंगे वहां पर क्या हो जाना चाहिए? प्रोनाउन। नोट हो गया होगा? चल रहे हैं आगे।